लेट्स हम स्टार्ट करते हैं बचे हुए लेक्चर ने लेक्चर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जानदार अपने जैसे को कैसे पैदा करता है, उसका तीसरा लेक्चर। और तीसरे लेक्चर में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कर रहे थे और उसमें हम लोग कहां तक पहुंचे थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक। लास्ट लेक्चर 2 के अंदर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात शुरू की थी, जिसमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ये मैंने बता दिया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सिर्फ प्लांट में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होगा। भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सर में दर्द हो रहा है, हेड डाउन कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। हमारा होता तो हम कहते कि भाई जाओ आराम करो। दिल में दर्द हो रहा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा आराम कर लो, हम बिल्कुल फ्रीली इजाजत दे देंगे। जब फिट है मेंटली और फिजिकली तो ही पढ़ाई होती है, जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ाई होती है। खैर हम नहीं कह रहे ना, अब हम डायरेक्टर थोड़ी ना ही मैनेजर है, तो इसलिए तुम हेड डाउन कर लो, इतना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं। जबरदस्ती मत करना कि ज्यादा बीमार मत हो जाना। खैर बहरहाल एसी वैसी तो नहीं चला रखी है। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, पहली चीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा सिर्फ प्लांट में होगा, प्लांट में होने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे सिर्फ प्लांट के पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे और प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर मैं प्लांट की पार्ट की बात करूं तो ये मेरे पास प्लांट है और ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट का स्टेम है। ये क्या है, ये स्टेम बाबा है और ये रूट बाबा है, और इसमें जो है ना मैंने ये लीफ बना दिया, ये प्लांट का लीफ है, ठीक है। और इस तरीके का मैंने क्या करना है ना, फ्लावर। मैं देखो फ्लावर तो अच्छा बना सकता हूं, लेकिन ये फ्लावर मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है, जलेबी कट फ्लावर, ठीक है। जैसे जलेबी बाई होती है, मैं जलेबी कट फ्लावर बनाता हूं। ये फ्लावर है मेरा, ये मेरा लीफ है। इसमें ना हमने मोटा मोटी 4 तरीके का पार्ट्स बनाए हैं फ्लावर। अब फ्रूट भी बना सकते थे, लेकिन मैं नहीं बनाया क्योंकि तुम आके खा लोगे, खामखा टाइम बर्बाद होगा, खाने के लिए आ जाओगे तो फ्लावर थोड़ी ना खा सकते, पत्ते थोड़ी ना खा सकते, जानवर थोड़ी ना हो, बकरा बकरी थोड़ी ना हो, तो ये नहीं खा सकते, इसलिए बनाए। मोटा मोटी हम 4 ही पार्ट बनाए। इन 4 पार्ट में से जो ये 3 पार्ट्स है, ये जो लीफ, स्टेम और रूट, इन तीनों को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोला करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। इसको हम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन करेगा असेक्सुअली तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, मैंने ये बोला हुआ है पहले से, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शंस, और रिप्रोडक्शन भी कौन सा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। एक चीज और कि यहां पे एक ही प्लांट के पार्ट्स होते हैं, मतलब पेरेंट प्लांट एक ही होगा, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल अनगिनत होंगे। प्रोपगेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो कई बार वहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन ना होके वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी लिखा हुआ हो सकता है। यहां पे फिक्स नहीं है नंबर कि 2 होगा। गन्ना, एक गन्ने से हम कितने सारे गन्ने को निकाल सकते हैं, कितने काटते हैं उसमें, इस पर डिपेंड करता है। उसके अंदर कितने सारे वो बॉर्ड्स नोड्स मौजूद है, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो अनलिमिटेड नंबर, अनगिनत नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन वर्ड लगा रहे हैं इस्तेमाल। प्रोपगेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, बहुत तेजी से संख्या बढ़ता है। यहाँ पे ना हमारे में क्या होता है कॉन्सेप्ट, एक बार में एक ही, यहाँ पे एक बार में एक नहीं होता। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक बार में 2 ही होगा, ठीक है। मल्टीपल फिजन में तो कई सारे होता है। उस तरीके के यहाँ पे एक नंबर कोई पता नहीं, एक बार में 10 भी हो सकता है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कई सारे लोग ऐसे भी है, एक ही साथ जोड़वा त्रिड़वा निकल आता है, तो वो भाई कहते हैं एक ही साथ 6-6 बच्चे हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये अलग की बात है,
वो बच्चे अनहेल्दी उसमें से कुछ होंगे, सब प्रॉपर हेल्थ के नहीं होंगे, थोड़ा साइज में छोटे भी हो सकते हैं, इतना छोटा नहीं कि चूहे के बराबर का नहीं, लेकिन हाँ बच्चे जैसे होते हैं पर अनहेल्दी होते हैं, उसमें 2-3 जीप आते हैं, बाकी निकल लेते हैं। तो वो एक अब नॉर्मल केस है, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। तो ह्यूमन क्या होता है, वन टाइम में एक ही बच्चा ऑफ स्प्रिंग उसका पैदा होता है। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं, एक तो नहीं, एक से ज्यादा ही होगा, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बता रहे हैं यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहरहाल आपके बोर्ड एग्जाम में इससे डेफिनेशन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तब तुम क्या बोलोगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसको बोलोगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब ये पूछेगा, वेजिटेटिव देखो, प्लांट प्रोड्यूस offspring asexually through their vegetative parts। यहां पे ब्रैकेट दोगे, फिर लिखोगे स्टेम, रूट एंड लीव्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ये भी तुम साथ में करते चले जाओ। पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप हो जा रहा है, वो चाहे स्टेम के द्वारा हो या रूट के द्वारा हो या लीफ के द्वारा हो, अपने आप हो जाए। जैसे कि ब्रायोफाइलम की लीफ अपने आप गिरता है, जमीन पे जाता है और जर्मिनेट होकर वहां नया ब्रायोफाइलम का प्लांट, उसमें तुम स्पेशली कुछ प्लान नहीं करते, वो अपने आप पत्ता नीचे गिरेगा और उसी पत्ते से आगे निकल आएगा, फिर से पत्ता गिरेगा, आगे निकलता रहेगा। ब्रायोफाइलम में लीफ के द्वारा होता है। नेचुरल में कई सारे टाइप्स हैं, कुछ रूट के द्वारा होने वाले, बाई रूट्स, नेचुरल तो है लेकिन कुछ रूट के द्वारा होने वाले हैं, कुछ लीफ के द्वारा होने वाले हैं, कुछ लीफ के द्वारा होने वाले हैं बाय लीफ, तो कुछ स्टेम के द्वारा होने वाले, कुछ स्टेम के द्वारा होने वाले। बाई रूट कौन कौन सा याद रखोगे तुम? स्वीट पोटैटो, इसको तो नहीं बोल सकते। देखो यहां से जो सवाल आ सकता है 11th एंट्रेंस में, मैं डायरेक्ट वही बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी यहां से नहीं आएगा, ठीक है। 11th एंट्रेंस में पॉसिबल है, हालांकि यहां से सवाल अगर वो दे रहा है तो मतलब वो छपरी वाला सवाल हो गया ना एक तरीके का, मतलब इस सवाल की कोई क्वालिटी नहीं होगी। लेकिन अब किताब है, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो देगा नहीं जहां तक कम चांस है, पर तुम पढ़ लेना, कहीं दे दिया तो, क्योंकि एमयू का स्टैंडर्ड का कोई पता थोड़ी ना है, कब छपरी बन जाए कोई पता नहीं है। पर ये कोई देखिए स्वीट पोटैटो और दहलिया, ये रूट के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। एक और कि इनके रूट में क्वालिटी होती है, हटो, इनके रूट में एक क्वालिटी और होती है कि ये फूड को स्टोरेज करते हैं, स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। इनके रूट देखोगे थोड़ा स्वेलन हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, थिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है। स्वीट पोटैटो का हम रूट ही तो खाते हैं, वो सूजा हुआ है ना स्वीट पोटैटो जिसको हम खा रहे हैं,
वो रूट है, रूट का एक स्वेलन पोर्शन है, तो रूटी तो खा रहा है, दहलिया भी रूटी हम खाते हैं। तो ये जो रूट से नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेट करने वाले प्लांट है, बेसिकली वो अपने रूट में फूड को भी स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसानों के खाने के काम भी आ जाते हैं। तो ह्यूमन के फूड आइटम के लिए बेनिफिशियल होते हैं ये जितने भी रूट से रिप्रोडक्शन करने वाले, नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेट करने वाले प्लांट है। स्वीट पोटैटो एंड दहलिया याद रखोगे, फूड स्टोरेज की प्रॉपर्टी भी होता है इसमें ना। मैं कह रहा हूं कि इनमें फूड स्टोरेज की प्रॉपर्टी भी होता है, फूड स्टोरेज भी होता है, स्टोरेज भी होता है बेसिकली। ठीक है, बाई लीफ की बात करें तो हम सब जानते हैं क्या होगा, ब्रायोफाइलम, इसमें एक एग्जांपल होगा। डेफिनेशन और डिटेल आज की दुनिया में मत पढ़ना, मैं बता ही रहा हूं इसके सवाल क्या आ सकते हैं। कितना भी छपरीपना करेगा ना तो भी इससे ज्यादा बुरा सवाल नहीं दे सकता, इतना नीचे नहीं जा सकता। जब ब्रायोफाइलम में बताइए, इसका डेफिनेशन लिख के बताइए कि ब्रायोफाइलम में किस तरीके से रिप्रोडक्शन हुआ, ये नहीं पूछेगा। बाई स्टेम, नेचुरली अगर स्टेम की बात करेगा तो जिंजर और टर्मरिक की बात करेगा, जिंजर और टर्मरिक की बात करेगा। जिंजर है यहां पे और टर्मरिक है यहां पे। नेचुरली अकरिंग की अगर बात करेगा तो जिंजर और टर्मरिक की यहां पे वो बात करेगा। वो नेचुरली जिंजर और टर्मरिक ऐसे है कि स्टेम के द्वारा अपने आप नेचुरली वो उग जाते हैं, बस तुमको कुछ करना नहीं, कोई कटाई छटाई नहीं करना, लाकर बो देना, अपने आप निकल के आ जाएगा। जिंजर टर्मरिक इस तरीके की चीज है। अब इधर आर्टिफिशियल की बात कर लेते हैं, यहीं पे है क्लास, इससे सवाल तो पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल, अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे बात करता हूं तो आर्टिफिशियल में सबसे पहले, अगर आर्टिफिशियल में बात करूंगा स्टेम से रिलेटेड, तो स्टेम कटिंग होगी। वहां यहाँ स्टेम नाम लिखूं मैं तो स्टेम कटिंग समझना, क्योंकि स्टेम अपने आप नहीं प्रोपगेट कर रहा है, यहाँ पे हम स्टेम को काट के कहीं ना कहीं उसको बुरीड कर रहे हैं, गाड़ रहे हैं, तभी जाके वो निकलता है। तो आर्टिफिशियल में सबसे पहला अपना आ गया स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग, स्टेम को कट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं। स्टेम को ऐसे काटेंगे, जैसे गन्ना होता है काटते हैं फिर डालते हैं, रोज होता है उसको काटते हैं फिर डालते हैं। तो इसमें कौन कौन दो एग्जांपल होगा, रोज होगा और शुगर केन होगा। यहाँ पे एग्जांपल रोज एंड शुगर केन, यही सबसे ज्यादा आया हुआ सवाल है। रोज और शुगर केन में स्टेम कटिंग करनी होगी। स्टेम से रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन आपको कटिंग करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होता, आपको कटिंग करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता। इसमें आ जाओ लेयरिंग में, तो स्टेम कटिंग को बनाने की जरूरत नहीं थी, समझाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, पहले से पढ़ा हुआ है, कौन नहीं समझेगा। लेयरिंग में थोड़ा तुमको दिमाग में नहीं आ रहा। लेयरिंग एक ऐसा मेथड्स है तो प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि इसमें प्लांट का पार्ट ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें तुम भी कोई ना कोई रोल प्ले करोगे क्योंकि आर्टिफिशियल है। कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे कि लेमन का प्लांट नाम सुना होगा, जास्मिन प्लांट का नाम सुना होगा, या फिर अनार के जो प्लांट सुना होगा। मैंने तो देखा भी अनार के साथ और नींबू के साथ, हमारे घर के ही होते हैं, हमारे भैया ही कर देते थे ये काम। करते क्या है, नीचे वाले इस प्लांट के जो नीचे वाले स्टेम है ना, ब्रांच, जो नीचे वाले, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला जितना जो जमीन से करीब है उसको ऐसे थोड़ा सा बेंड करते हैं, बेंड करके जमीन के पास लेके जाते हैं। जमीन से जो हिस्सा टच में आता वहां पे इतना बड़ा मिट्टी का टुकड़ा डाल देते हैं, गीली मिट्टी का टुकड़ा, इन्हें कितना बड़ा ढेला डाल दिया, गीली मिट्टी का टुकड़ा डाल दिया, और बाकी इधर थोड़ा सा लीफ ऑफ निकला होना चाहिए, थोड़ा सा इधर जो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है ऐसे करो। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये कोई प्लांट है, उसमें ये बहुत सारे स्टेम्स है, बहुत सारी स्टेम्स है। अब ये है नीचे वाला स्टेम्स, इस स्टेम्स को थोड़ा सा मोड़ना है, ऐसे कर देना। मोड़ने के बाद जो यहाँ मिट्टी में थोड़ा सा हिस्सा जो आ रहा है ना, यहाँ मिट्टी डाल देना है, या यहाँ पे खोद देना, गड्ढा करके ऐसे करके निकाल देना है। और यहाँ पे ये मिट्टी है, सॉइल, मैं सॉइल कह रहा हूँ इसको, ये सॉइल है, और यहाँ पे थोड़ा सा लीफ निकला होना चाहिए, यहाँ पे लीफ होना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके। इस ये वाला मेथड सब कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद देखेंगे तो यहाँ रूट निकल आएगा, हल्का हल्का सा उस मिट्टी को हल्का हल्का छोटे या पतले किसी औजार या इंस्ट्रूमेंट से हम खोद के देखेंगे यहाँ पे हल्का हल्का सा कि क्या रूट निकल रहा है। अगर मुझे रूट दिख जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका खेल हो चुका है, लीफ तो मौजूद है ही, अब रूट भी निकल आया है, अपना वाटर खुद ऑब्जर्व कर सकता है। मैं यहाँ से क्या करूंगा,
कट कर दूंगा, एक नया प्लांट निकल जाता है। हमने बहुत सारे नींबू बनते हुए ऐसे ही देखा हुआ है, नींबू का पौधा देखा, मैं लाइव है मेरे सामने, पढ़ा हुआ नहीं, देखा हुआ। इसको लेयरिंग कहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से लेयरिंग सिर्फ तुम्हारे यहाँ एग्जाम्पल में जास्मीन ही लिया गया, लेकिन तुम लेमन भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने तो भाई किया हुआ देखा हुआ। तुम लेमन भी ले सकते हो, तुम अनार भी ले सकते हो, एक अनार 100 बीमार, वैसा वाला। जास्मीन लड़की का नाम है, जास्मीन नाम आगे नहीं बोलूंगा, आगे बोल कर पता नहीं तुम में से किसी के जास्मीन नाम हो तो मसला हो जाएगा। स्टेम कटिंग रोज और शुगर कैन में पाया जाता है। लेयरिंग जास्मीन और लेमन में, ये 2 एग्जांपल याद रखोगे। आर्टिफिशियली है, यहां पे भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, यहां पे भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सवाल तो पूछेगा कि भाई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सवाल कैसे पूछेगा? सवाल यही पूछेगा कि लेयरिंग मेथड किसमें पाया जाता है, इससे दूसरा सवाल नहीं पूछेगा, ना बोर्ड में ना 11th एंट्रेंस में। स्टेम कटिंग क्या होता है कहीं नहीं पूछने का, यही पूछेगा किसमें इस्तेमाल होता है, ये तुमको याद रखना, बस एग्जांपल याद रखना। अगला है ग्राफ्टिंग, जहां डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर तीसरा जो है आर्टिफिशियल मेथड में, वो है ग्राफ्टिंग, जहां डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। ये क्या हो रहा, मक्खी ने इसको लॉक कर दिया। नहीं जा, अच्छा ऑयल पेंट करो, ये सही करो, ये बिल्कुल सही पता है। यहाँ पे आया ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग वर्ड का मतलब समझते हो? ग्राफ्टिंग वर्ड का मतलब होता है, अगर ह्यूमन के लिए बनाया गया ये वर्ड, ह्यूमन में ये डिस्कवर किया गया था, दूसरे का ऑर्गन किसी दूसरे इंसान में फिट करने को भी हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तुम्हारा ऑर्गन, तुम्हारी टिश्यू अपने अंदर लगा लो कहीं पे, जैसे मेरी आंख खराब हो जाता है, तुम्हारी आंख ले लेता हूं, मेरा दिल खराब हो जाता है, तुम्हारा दिल ले लेता हूं, नहीं तुम्हारा बैंड बच जाएगा, नहीं मिलेगा दिल। किडनी खराब हो जाता है, तुम्हारी किडनी ले लेता हूं, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए आईफोन दे दूंगा, ठीक है, तब तो देवे आईफोन इक्वल टू किडनी। तो अगर मैं किसी और का ऑर्गन यूज कर लेता हूं, किसी और से निकाल के किसी और में डालता हूं, उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। समझ में यहां पे भी आ रहा होगा, किसी और प्लांट के पार्ट्स को किसी और प्लांट में डाल रहे हैं, उसी को हम ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो इसमें 2 प्लांट को लेते हैं, एक प्लांट का रूट होता है, दूसरे प्लांट का शॉन होता है। जिस प्लांट के हिस्से में रूट है ना, उस हिस्से को हम बोलते हैं स्टॉक, और जिसका वेजिटेटिव पार्ट मिला हुआ है, लीफ और स्टेम और फल वाला पोर्शन है, उसको शॉन कहते हैं। शॉन, शॉन एक नाम है ना, उसी तरीके वही स्पेलिंग है सेम। तो शॉन में स्पेलिंग अलग है, लेकिन शॉन पढ़ते हैं, सियोन होता है, ऐसे ये वाला। यहाँ पे 2 नाम लिया जाएगा, यहाँ पे एक नाम लिया जाएगा, स्टॉक का नाम लिया जाएगा रूटेड पार्ट को, और एक है वेजिटेटिव पार्ट्स सियोन, ये वाली स्पेलिंग अलग है। ये रूटेड पार्ट्स, ये रूटेड वाला है, और ये जो है वेजिटेटिव वाला है, लीफ वाला है, लीफ एंड फ्लावर वाला पार्ट्स है, ये वाला, इसको शॉन कह रहे हो तुम दोनों। देख रहे हो, पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, नहीं कर रहा तो फिर दिखेगा। शॉन की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात कर रहे हैं। जैसे कि तुम सेब उगाना चाह रहे हो अपने पास, सेब हमारे यहां क्यों नहीं उगता? क्योंकि हमारी मिट्टी जो कंडीशन और मिनरल रखती है, सेब का रूट उस कंडीशन और मिनरल को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, उस मिनरल को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, उस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा सॉइल सेब यानी एप्पल के रूट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, इसीलिए सूख जाएगा। उग जाता है किसी किसी का, लेकिन 10 तुम लेके आओगे, 1 उगेगा, बाकी मर जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि रूट नहीं बदलेंगे, रूट अपना आम वाला ही रहेगा, ऊपर से सेब का हिस्सा लाके जोड़ देंगे।
हाँ, सक्सेस रेट थोड़ा कम है या रूट में नहीं। इससे दो फायदे होते हैं, या तो दूसरी जगह की प्लांट को हम अपनी जगह पे एकदम ठीक तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ उगा सकते हैं। दूसरा फायदा कि मान लेते हैं कि वहां के जो सेब था या कोई भी प्लांट था उसका रूट खराब हो गया, किसी ने क्या किया उसमें चीनी डाल दिया रूट पे। करते हो गांव में? मैं तो करता था, जिससे लड़ाई हो जाए उसके उसके पेड़ पे लाके चीनी डाल दे उसके रूट में, चींटी लग जाती है। चींटी क्या करती है ना, पोर कर देती है उसके रूट में और वो पेड़ सूख जाता है। इससे पहले पोर किया वो सूखे, इसको काट दो आधा प्लांट को, और वो दूसरे प्लांट जो जिसके हवा की वजह से जिसका स्टेम टूट गया था उसको वो लाकर जोड़ दिए, दोनों प्लांट की मतलब बचत हो गई। तो अपना जो प्लांट था प्यारा सा था, अपना होता ना नाम रख देते हैं, उसका नाम शेखू रख देते हैं। प्लांट से भी किसी की बड़ी मोहब्बत होती है ना तो उसका नाम रख देता है। अब वो किसी वजह से किसी ने क्या किया, उसमें चीनी डाल दिया नीचे जड़ में, उसमें लग गए चींटी। चींटी लगते ही ज्यादातर चांस है, 90% चांस है गया, क्योंकि चींटी अगर बहुत तादाद में अगर चीनी खाने वाली जो होंगी ना वो पोर जरूर क्रिएट कर देंगी। अगर नंबर ऑफ पोर ऐसा ज्यादा हो गया, अब ये ना पीपल वाला तुम ले लिया, वहां चीनी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक रूट को खोखला करने में चींटी की हालत खराब हो जाएगी, पूरे को वो कर नहीं पाएगी। तो वहां पे तो नहीं होता है। लेकिन यह सीसम का पेड़ है, इस तरीके का पेड़ जो इस डायमीटर वाइज पेड़ है छोटा थोड़ा सा, उसके साथ तो तुम बैंड बजा सकते हो। किसी का लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, इसका तुम खेल कर सकते हो, केले का पेड़ है, खेल कर सकते हो इन सब का, जैसे चीनी डाल के उसका बैंड बजा सकते हो, उस पेड़ का बैंड बजा सकते हो। तो ऐसे अगर मान लिया किसी ने तुम्हारे पेड़ की बैंड बजा दी है रूट का, अब रूट का असर वहां लीफ तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तुम क्या करोगे कि उस पेड़ के ऊपर का हिस्सा काट के ऐसे पेड़ के साथ ज्वाइन कर दोगे जिसका जड़ सही सलामत होगा, तो तुम्हारा पेड़ बच जाएगा। हाँ, यहां पे टाइप्स ऑफ पेड़ में सिमिलर होना जरूरी नहीं। आम को लीची के साथ, लीची के आम के साथ लगा सकते हैं, पर किसी के साथ किसी का नहीं लगा सकते। कुछ पेयर है जो तुम्हें नहीं पढ़ना, लेकिन हायर क्लास में जब जाओगे इसमें तो तुम पढ़ोगे कि ये वाला पेयर इसके साथ लगाएंगे, ये वाला पेयर इसके साथ लगाएंगे। जैसे पियर और मैंगो एक साथ होते हैं, ठीक है, एप्पल का किसी और प्लांट के साथ होता है, उतना मुझे याद नहीं आ रहा, और हम याद करते भी नहीं है उतनी सारी बातें, क्यों याद करें फालतू के काम, जो जरूरी है वो याद करेंगे। देखो ग्राफ्टिंग में तुमको ये समझ में आया कि दो चीजें होती है। ग्राफ्टिंग में दो पार्ट्स होता है, एक पार्ट जिसमें रूट होता है, ये दूसरे प्लांट का पार्ट होगा जिसमें क्या होगा, ये रूट है, रूट वाला पार्ट जो किसी और स्पीसीज का, स्पीसीज सेम हो सकता है, प्लांट किसी और का हो सकता है कि स्पीसीज सेम है या नहीं है वो नहीं मुझे मालूम। और एक प्लांट है दूसरा, दोनों को हमने जोड़ा हुआ है, जिसका ऐसा लीफ है, जिसमें ऐसा फल लगा हुआ है। ये तो दो अलग अलग प्लांट दिख रहा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। ये आपका जो है स्टेम वाला पार्ट्स है, ये रूट वाला पार्ट्स है। इस वाले पार्ट को तुम क्या बोलते हो, सियोन बोलते हो, और इस वाले पार्ट को तुम क्या बोलते हो, इस वाले पार्ट को तुम क्या बोलते हो, स्टॉक बोलते हो। तो स्टॉक और सियोन का मतलब समझ में आया क्या? कोई मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है? किसी को नहीं समझ में आया? ऐसे हाथ कर दो, इतना भी हाथ उठा दो, इतना भी उठा सकते हो, मतलब शर्म आ रहा हो हाथ उठाने में। तो ये बात नहीं समझ में आ रहा भाई, दो प्लांट हमें सेलेक्ट करना है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम सेम वैरायटी के भी हो सकते हैं। एक प्लांट का रूट रखना है, एक प्लांट का ऊपर का हिस्सा रखना है, जिसमें स्टेम हो, लीफ एटलीस्ट, फ्लावर हो ना हो, कम से कम लीफ होना चाहिए। आपने सूखा हुआ लेके चले आए कहीं से, कम से कम लीफ होना चाहिए पहले से, उसको जोड़ रहे हो। बड़ा सलाहियत से लेके आना, काट के बच्चे को नहीं थमाता लेके जाओ, वो ऐसे लपेटता लपेटता लेके आएगा, गिरता पड़ता तो उसे टूट फूट जाएगा। एकदम सही सलामत लेके आना है, उसमें नंबर ऑफ लीफ खूब सारा बचे रहना चाहिए, क्योंकि बर्बाद तो होगा, जोड़ने के बाद कुछ लॉसेज होंगी। और पहले से बच्चा है, रास्ते में गिराता पड़ाता लेके आ रहा है, नोचता लेके आ रहा है, एक भी लीफ ही नहीं छोड़ रहा। फोटोसिंथेसिस किस होगा? इनिशियली फोटोसिंथेसिस पुराने वाले लीफ से ही तो होना है, लीफ ही नहीं होगा तो होगा कैसे? तो सूख जाएगा। तो बड़ी सही सलामत से लेके आना ऊपर वाले को, और जो रूट है ना उसको भी सही से देख लेना है कि रूट प्रॉपर है कि नहीं। स्टॉक मेन ये होता है और शॉन होता है, ये अलग प्लांट का, ये अलग प्लांट का होता है। दोनों को मिला देते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बांध देना है, क्लॉथ से बांध देना है, एक कपड़े से बांध देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लॉथ से हम क्या कहें, इसको बेंड कर दिए, बैंडेज कर दिए हम इसका, क्लॉथ कपड़े से इसका बैंडेज कर दिया, ऐसे बांध दिया, गोल गोल करके बांध दिया।
अब कुछ दिन बाद देखोगे तो प्लांट सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, यहाँ पे सक्सेस का रेट 100% नहीं है, 80% भी नहीं है, 60 और 40 वाला है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सूख भी सकता है। लेकिन तुम्हारा फेवरेट प्लांट है ना, उसके सर्वाइवल तुम चाहते हो, इसीलिए रिस्क लेते हो ये काम। नहीं तो तुम उसका दूसरा बीज भी लेके आ सकते थे, लेकिन तुम सोचते हो यार इतना वक्त लगेगा इतना बड़ा होने में, दूसरा। और मेरा ये फेवरेट प्लांट है, इसका पत्ती मुझे बड़ा पसंद आता है, इसका फ्लावर मुझे बड़ा पसंद आता है, इसका टेढ़ा जो लीफ स्टेम है वो मुझे बहुत पसंद है, छांव देता है, जो भी है वो पसंदीदा प्लांट के लिए स्पेशली ग्राफ्टिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में जो तुम्हें समझ में आया वो लिख सकते हो। ग्राफ्टिंग किसमें पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, पियर में, मैंगो में, एप्पल में। ठीक है, पियर में, मैंगो में, एप्पल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। पियर, मैंगो एंड एप्पल इसमें हो रहा है। चलो चौथा अब हम बात करेंगे इसके अंदर। देखो इतना तो काफी है। चौथा हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर की, वो भी पढ़ना जरूरी है। टिश्यू कल्चर इसी में आएगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि वहां पर भी हम प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल करके नए प्लांट्स को लेके आ रहे हैं और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को लेके आ सकते हैं। एक ही साथ हम हजारों प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर भी एक ऐसा टेक्निक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और लैब में होता है, इसीलिए हम उसको आर्टिफिशियल में ही लेके आ सकते हैं। उसको लैब कल्चर भी बोलते हैं। टिश्यू कल्चर यानी कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन ए लैब, इसका डेफिनेशन ये होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। और इसमें अब तक जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जितना भी पढ़े हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, टिश्यू कल्चर। लास्ट घड़ी में हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, उल्टी बात कर भी नहीं सकते थे, अब क्या करें। तो हम आगे बढ़ जाए, क्या लिख लिए? हो गया? टिश्यू कल्चर ये कहां पे होता है? इन लैब, अकर इन लैब, लैब के अंदर होता है। अकर इन लैब, लैब के अंदर होता है टिश्यू कल्चर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के पार्ट्स को ले लेते हैं। याद रखें कि वो प्लांट में सेल्स में डिवाइड करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसको डिवाइड ऐसा सर्कल का सेल लेंगे, ऐसी जगह से सेल लेंगे जिसके पास अनलिमिटेड टाइम तक डिवाइड करने की कैपेसिटी हो। ह्यूमन में ऐसा सेल बहुत मुश्किल से, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तुम जाओगे तो मिल जाता है ऐसा सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, कि इतना बार डिवाइड करे कि पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बना दे, एक ही सेल। इतनी दमदार होना चाहिए। जनरली जो यहाँ कहीं पे भी सेल है ना, उसका एक लिमिट है कि 50 बार डिवाइड करेगा या 100 बार डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही सेल से पूरा प्लांट बॉडी तैयार करना है, तो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों बार डिवाइड करना पड़ेगा इसे। तो ऐसा प्लांट होना चाहिए जिसमें अनलिमिटेड टाइम तक डिवाइड करने की एक्टिविटी होना चाहिए, यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव हो फॉर अनलिमिटेड डिवीजन। उस सेल को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। तो यहां पे हमें ऐसे पार्ट लेना है जिसमें सेल्स कैसे होना चाहिए,
टोटीपोटेंट सेल्स होना चाहिए। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंट सेल्स, ऐसा सेल जिसके पास एबिलिटी हो अनलिमिटेड टाइम तक डिवाइड करने की, अनलिमिटेड टाइम तक डिवाइड करने की एबिलिटी होगा। एबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ ऐसे एबिलिटी ऑफ डिवीजन फॉर अनलिमिटेड टाइम्स में। ऐसा लग रहा है ना कि हिल रहा कुछ, अभी ट्रेन से ही तो उतरा हूं, मतलब घर से आज ही आया ना, मैं घर से घूम के आ गया, तुम लोग अभी यहीं के ही हो, इसीलिए ऐसा लग रहा ना कि ऐसा हिल रहा कुछ। क्या करो, घर कहाँ है? क्या सुनाई नहीं दे रहा यार, क्या पूछ रहे हो? मेरा घर तो पता ही होगा यार, टोटीपोटेंशियल, इसको समझिए। टोटीपोटेंशियल किसको होता है? वो लेना है, और जिस पार्ट को तुम ले रहे हो ना, प्लांट के पार्ट्स को, उसको एक्स प्लांट कहते हैं। सेल को तो टोटीपोटेंशियल कहोगे, लेकिन पूरे को तुम क्या बोलोगे? एक्स प्लांट को है। जिसका इस्तेमाल कर रहे हो इस टिश्यू कल्चर में, जिस पार्ट ऑफ प्लांट को, उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। इस एक्स प्लांट को तुम क्या कर रहे हो? एक बीकर में ही लोगे, क्योंकि लैब में ले रहे हो तो एक बीकर में लोगे तुम। इस तरह के एक बीकर ले लिया तुमने, ये है मेरा बीकर, और बीकर में है मीडियम, ठीक है? बीकर में कहो कुछ पूछ रहे हो? बीकर में है मीडियम, मीडियम, और देखो मीडियम में क्या चीज है? तो मीडियम में जल है, जल का नाम एगारो जल है। मीडियम में क्या चीज है? तो एगारो जल है। इसमें वाटर होगा, उसमें न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट में मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अबे आपस में क्या बात कर रहे हो सब तुम लोग? ये तो बताओ, हम भी बात कर ले तुम लोगों से। क्या करो, क्या करो? अब बोलो, अब मुखातिब हो। अरे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो पढ़ाना मेरा काम है, इसलिए कर रहा हूँ। अब छुट्टी हुई 3-4 दिन की, अब फिर और छुट्टी कर लें तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा ये ना हाथ में गया, उतरा, उतरने के बाद एक ही दिन बस जो काम था काम किया, फौरन अगले दिन ट्रेन पकड़ ली, तो इसीलिए थका। तो तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई तबीयत खराब में भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है? सर दर्द हो रहा था क्या? पढ़ाना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है? 11th एंट्रेंस होगा, ऐसे बहुत सारे और काम है जो करने हैं। एक एक अक्षर, एक एक बूंद से तालाब भरता है। देखो यहाँ पे तो मीडियम की बात करो, चले इसको टॉपिक को खत्म कर ले एटलीस्ट, उसके बाद छोड़ देंगे। एगारो जल, वाटर, न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को ज्यादा होती है उसको मैक्रो, और जिसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट मैक्रो और माइक्रो, ये चीज मैंने कब पढ़ाया था तुम लोग को? जब इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th में पढ़ाई थी, वहां पे बताया था कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या चीज होता है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जाना और इसके बारे में सर्च मारना, मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल 4 मिनट तक कर लेना या 5 मिनट तक कर लेना, और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल याद कर लेना, कभी भी तुम्हारे सामने टपक सकता है ये सवाल। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? बस अभी मैं बता दिया कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है। ये ज्यादा रिक्वायर है, मैक्रो मतलब ज्यादा होता है,
बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, यानी कम रिक्वायरमेंट होती है इसको, ठीक है। और इसके अंदर कुछ हम लोग हार्मोन, और हार्मोन को हम लोग बोलते हैं यहां पे क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसको हम कहते हैं पीजीआरएस। पीजीआरएस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसी को हम पीजीआरएस मैंने बोला, ये भी मौजूद था। लेकिन सारे पीजीआरएस नहीं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो बहुत है, पीजीआर तो बहुत है, लेकिन कौन, सिर्फ ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को लेना है, दो लेना है, ऑक्सिन को लेना है और सी के फॉर साइटोकाइनिन को लेना है। और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इनको बराबर कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, बराबर। अभी क्या लेना है, बराबर लेना। इतनी सारी चीजें तुम्हें बीकर में लोगे। अब तुम क्या करो, अपने इस एक्स प्लांट को डाल दो, डाल दिया एक्स प्लांट, डाल दिया एक्स प्लांट, ठीक है। पहले तो तुमने तैयारी की, उसके बाद दूल्हे को लेके आए, ठीक है। अब इसको तुम खिलाओगे बटर चिकन, ठीक है। फिर तुम क्या देखोगे बीकर में, इसका पेट फूल गया, तुम क्या देखोगे बीकर में, क्या ऐसे बहुत सारे सेल्स बन गए, लेकिन सारे सेल्स इमेच्योर है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बन गए। ऐसा क्यों किया? एक्चुअली में ये लीफ है ना, अच्छा तुमने क्या किया, इसको ऐसा करने क्यों किया? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल क्यों बनाया? मास मतलब बहुत सारा, जैसे अभी है ना गाजा जंग में एक वर्ड इस्तेमाल बार बार अखबार वाले मीडिया वाले करते हैं ना, मास डिस्ट्रक्शन, मास किलिंग जो चल रहा है, मतलब बड़ी तादाद में, भयंकर आबादी में, बड़ी तादाद में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स तुमने बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि लीफ डिवाइड करने की कैपेसिटी उसमें था, लेकिन कर नहीं सकता, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। लीफ क्या, प्लांट का एक ऑर्गन है, प्लांट के अंदर लीफ एक ऑर्गन है, फ्रूट एक ऑर्गन है, स्टेम एक ऑर्गन है। ऑर्गन मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू, टिश्यू तभी का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, और सेल ग्रुप बना के टिश्यू बने, और टिश्यू भी ऑर्गन बना ले तभी बनाएगा जब उसके अंदर सेल्स परमानेंट होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी ऑर्गन बना ही नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा टिश्यू तक ही रह सकता, वो ऑर्गन बना ही नहीं सकता, क्योंकि अभी उतना तरक्की कर ही नहीं सकता। 12वीं क्लास के स्टूडेंट को कभी भी मेजर जनरल नहीं बना सकते तुम उसको, उसके लिए कुछ टाइम होता है, कुछ डिग्री होती है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वाला, सेकंड ईयर वाला कितना भी पढ़ ले, कितना भी नॉलेज वाला हो, उसको सर्जन नहीं बना सकते तुम। वही बात है कि ऑर्गन बनने के लिए टिश्यू के अंदर जितने भी सेल है वो परमानेंट पहले हो, पहले एमबीबीएस तो पूरा करे, अरे उसके बाद ही ना कुछ होगा। चाहे कितना भी कहे कि मेरे को ऑपरेशन करना आता है, मैं तो किडनी निकाल के दूसरे में से तीसरे में डाल देता हूं, ये कुछ भी कह ले, पर वो लीगल नहीं है। पकड़ा गया तो फिर पकड़ा गया, वो ऐसा हो जाएगा। तो वही है कि भाई ये ऑर्गन है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी टिश्यू है ना, सारे के सेल का, सारे के अंदर जो भी सेल है वो सब परमानेंट है। अब उस सेल को तुम डिवाइडिंग स्टेट में लाना चाहते हो, और वो भी एक साथ नहीं, जितने सबको लेकर डिवाइडिंग, तब तुमने ये सारे कंडीशन रखे हुए, इसी वजह से दिए। अब किसी शादीशुदा आदमी को जो जॉब कर रहा था, उसको वापस से जॉब पे लगा रहे हो तुम, ऐसे पढ़ाई पे लगा रहे हो, कॉलेज भेजना चाह रहे हो, जाना चाहेगा वो इजीली? या तो मजबूरियत की झड़ी लगा दो कि देखो ये तुम्हारे 30,000 से कमाने से कुछ नहीं होने का, ठीक है, इससे ज्यादा से ज्यादा लिपस्टिक आ जाएगा तो बिंदी नहीं आएगी, बिंदी आ जाएगा तो लिपस्टिक नहीं आएगा, बस ये मसला हो जाएगा। तो तुम्हें ज्यादा कमाना है, ऐसे तो पैसा कोई बांट रहा नहीं, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक तो मजबूरियों की झड़ी लगा दो। और जब झड़ी लगा दो तो फिर ये भाई ये सारा चीज दो, बहुत सारा है ना भाई, दिखाने देगा, ये लो, ये भी ले लो, नहीं तुम्हें अरे काम को आसान बना दे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, आप चलो पढ़ो, आप अब पढ़ो, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी। बहुत हो गया दूसरों की शादी में घूमते घूमते, अब तुम
अब तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शादी करो, अपने बारे में तो अपनी पढ़ाई करो ताकि तुम्हारी हो पाए। बहुत सारे लोग मामू नाना चाचा चाची के शादी में तुम लोग चले जा रहे हो ना, चले शादी तो खैर नहीं, वो तो पहले से शादीशुदा है, लेकिन दूसरों की शादी में घूमने वालों की अपनी शादी लाले पड़ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के दौरान बोर्ड से 10th में आ गया ना, 11th में आ जाओगे, 10th 11th 12th, और जब तक कुछ ना हो जाए उसके आगे, चाहे ड्रॉप फर्स्ट हो या सेकंड हो थर्ड हो, नहीं मरे। ये किसी की चचा की भी शादी में मत जाना, मामू की भी शादी में मत जाना, वरना तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। लड़कियों का तो कोई पता नहीं है, वो बहुत मजा है, नहीं पढ़ेंगी तो शादी हो जाएगी। उनका तो शादी के डेट करीब आता ना पढ़ने से, यहाँ शादी के डेट टलता रहता है, उल्टा है, थोड़ी इनवर्सली प्रोपोर्शन है शादी वाला। अब जाहिर है अगर तुम पढ़ाई नहीं खत्म करो, कम से कम बैचलर डिग्री नहीं खत्म करोगे, कहां से होगा। तो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये बना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, केलस। तो अभी हमारे पास क्या बन चुका है, केलस बन चुका है, केलस। अगर मैं ये बराबर रखूंगा, इसका याद रखना कि ये केलस बनने में मजबूर किसने किया था, मेन यही है। दोबारा कॉलेज जाने के लिए उसे मजबूर किसने किया था, तो ये दोनों ने मजबूर कर दिया था। ये दोनों ऐसा है कि जिसको पाने के लिए उसे दोबारा कॉलेज जाना पड़ रहा था। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसका नाम ए से आता है, उसको ले सकते हो, और जिसका सी से आता है क्या, सेलिना कोरियन से कुछ नहीं, ए से तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन सी के समझ में नहीं आ रहा। 12 आगे का जो है ना, अभी बचा हुआ है इसमें, आगे जो है हमने क्या करेंगे, आगे एक बार ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, सब कुछ सेम रखेंगे। यहां अगर बन गया, यहां बनने के बाद एक बार ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऑक्सीजन डाल देंगे बीकर में। जैसे थोड़ा सा डालेंगे, 2 दिन बाद इसमें रूट निकल आएगा। जब रूट निकल आएगा तब फिर साइटोकाइनिन के कॉन्सेंट्रेशन को ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ा देंगे, यहां शूट निकल आएगा। रूट शूट दोनों निकल आया, प्लांट तैयार हो गया। ले जाओ गमले में डालो, अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेके जहां पे बनाना है बना लो। अब यहीं से डिपेंड करता है, यहीं पर तुमको सोचना होगा कि कितना प्लांट तुमको तैयार करना है, उस हिसाब से रूटिंग करनी होगी। तो कल हम खत्म करेंगे, जाओ एंजॉय करो। थोड़ा सा ज्यादा थके हुए हैं, इसी तरीके से खींच रहे थे, माफ करना, ठीक है।